हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएनएस का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम चैप्टर नंबर 7 से करेंगे। ठीक है, और यहाँ से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उसमें भी आपको अंदर डिटेल में नहीं जाना है। या तो उस सेक्शन को याद रख लेना है कि उसकी मार्जिनल लाइन को, और उसके अंदर कहीं कहीं पर, ऐसा नहीं कि सारे के सारे पनिशमेंट आपको याद करने हैं, कहीं कहीं पर उसके पनिशमेंट भी आपको बस याद रखने हैं। तो ये जो सेक्शन है लगभग आपका चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11। लगभग यहां तक आपको केवल सेक्शन और सेक्शन के साथ में उसके पनिशमेंट, बस उतना ही याद रखना है। अंदर उसकी डिटेल को इतना ज्यादा नहीं याद रखना है। कोई एक सेक्शन जो आएगी 152, बस उसको याद रख लेना। उससे के बाद में यहाँ से कोई सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब सेक्शन को डिटेल में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल कोई सेक्शन ही प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, उसका पनिशमेंट याद रखना है। तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 7 है, जो राज्य के विरुद्ध अपराध यानी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट के बारे में प्रावधान करता है, ये प्रोविजन, इससे रिलेटेड प्रोविजन चैप्टर नंबर 6 में थे आईपीसी में। ठीक है, और वहां पर सेक्शन थी 131 से लेकर के 130 यानी 121 से लेकर 130 तक। और यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 7 है वो सेक्शन है उसमें 147 से लेकर के 158 तक। तो यहाँ पर आपको तेजी के साथ में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस ये देखना है कि कौन सी सेक्शन किससे कोरिलेट कर रही है, उस सेक्शन में की मार्जिनल लाइन क्या है। मार्जिनल लाइन मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्प्रयोग करना। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, और ये किस सेक्शन में 147। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ से आप 121 से कोरिलेट कर रहे हो 130 तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 121 ए भी एक सेक्शन है यहाँ पर, है ना, और 124 ए भी सेक्शन थी। तो 124 ए तो यहाँ से हटा दी गई, है ना, उसके स्थान पर नई सेक्शन 152 आ गई। तो इसका क्रम चेंज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा ज्यादा देखने को, बस इन दो सेक्शन को कोरिलेट करना है आपको। बाकी सेक्शन आपको क्रम से आप इससे कोरिलेट कर सकते हो कि कौन सी सेक्शन किस सेक्शन से कोरिलेट करेगी। ठीक है, उससे आपको अगर आईपीसी की कोई सेक्शन याद है तो आप बीएनएस की सेक्शन को आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ पर। तो भारत सरकार के विरुद्ध पहली जो सेक्शन है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। ठीक है, युद्ध करना है, युद्ध करने का अटेम्प्ट भी इसी में है और एबेटमेंट भी इसी में है। तो तीनों चीजें हैं। और यहाँ पर जो ये सेक्शन याद रखनी है 121 आईपीसी से, और दूसरा इसलिए भी याद रखनी है कि इस सेक्शन में क्या है, डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड का प्रावधान है। तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से उसमें पनिशमेंट मिलता है इसमें, और साथ ही साथ फाइन भी लगता है। जैसे यहाँ पर ए भारत सरकार के अगेंस्ट में क्या करेगा, किसी उसमें जो है ज्वाइन कर लेता है इंसरेक्शन को यानी विद्रोह को, उसमें शामिल हो जाता है, तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 148 यही कह रहा है कि 147 के द्वारा जो दंडनीय अपराध है उसको करने का कॉन्स्पिरेसी यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का जो षड्यंत्र है उसके लिए यहाँ पनिशमेंट है 148 में, जो कि 121 ए आईपीसी से कोरिलेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर भी पनिशमेंट आप देखेंगे आजीवन कारावास है या 10 वर्ष तक का यानी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष तक का कारावास है, और साथ ही साथ जुर्माना। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 149 जो आपका 122 आईपीसी से कोरिलेट करता है। यहाँ पर है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इंटेंशन से आप क्या कर रहे हो, हथियार वगैरह इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है ना, अपनी जो सामग्री है उसको आप इकट्ठा कर रहे हो। तो चाहे वो फायर आर्म्स है आपका, है ना, या एम्यूनेशन है, गोला बारूद है आपका, उसको इकट्ठा कर रहे हो, आदमियों को इकट्ठा कर रहे हो, है ना, तो फिर यहाँ पर पनिशमेंट आपको कितना मिलेगा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या फिर 10 वर्ष तक का जो है आपको
पनिशमेंट मिलेगा और साथ ही साथ जुर्माना। उसके बाद में नेक्स्ट आपका 150 सेक्शन 150 सेक्शन आपकी 123 से कोरिलेट करती है कि जहां पर युद्ध करने की कोई योजना बनाई जा रही है और उस योजना को आसान बनाने के इंटेंशन से आप उस योजना को क्या कर रहे हो, छिपा रहे हो कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की कहीं पर योजना बनाई जा रही है, ठीक है, और उसको आप छुपा रहे हो ताकि वो आसान हो जाए उसको योजना को अमल में लाने में। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 10 वर्ष तक का पनिशमेंट है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर 151 सेक्शन आपकी 124 से कोरिलेट करती है आईपीसी से। यहाँ पर है कि कोई भी अपनी लॉफुल पावर जो उसको दी गई है, ठीक है, तो उस लॉफुल पावर का प्रयोग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए विवश करना, किसको, किसी अथॉरिटी को, है ना, चाहे वो राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, उनको विवश करना या उसका प्रयोग करने से रोकना। तो उस शक्ति का, अपनी लॉफुल पावर का प्रयोग करने से रोकने के इंटेंशन से राष्ट्रपति, राज्यपाल या जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उन पर हमला करना, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना किस सेक्शन में है, 151 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है आप देखेंगे यहाँ पर, तो पनिशमेंट है यहाँ पर 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट है और साथ ही साथ जुर्माना है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो सेक्शन है 152, ये न्यू सेक्शन है यहाँ पर, और ये किसके स्थान पर है, 124A जो सेडिशन से रिलेटेड सेक्शन थी, राजद्रोह से संबंधित, उसके स्थान पर यहाँ पर कौन सी सेक्शन है, 152। और 152 सेक्शन आपकी क्या कहती है कि भारत की सॉवरेनिटी यानी भारत की संप्रभुता, यूनिटी यानी एकता, और इंटीग्रिटी यानी अखंडता को खतरे में डालने वाला कोई भी आप एक्ट करते हो, तो यहां पर कोई भी प्रयोजन पूर्वक यानी योजनाबद्ध तरीके से या जानबूझकर, किस तरीके से, या तो बोल करके या लिख के जो शब्द हैं, लिखे गए शब्द यानी लिखकर, या फिर संकेतों के द्वारा, साइन के द्वारा, या फिर विजिबली रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा यानी व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक के द्वारा, है ना, इंस्टाग्राम के द्वारा, जो भी सोशल अकाउंट्स हैं उनके द्वारा, या फिर फाइनेंशियल मीन्स का यूज कर करके, है ना, वित्तीय साधन के प्रयोग के द्वारा, या किसी भी अन्य तरीके से। तो इतने तरीके से तो वो कर सकता है, बोलकर कर सकता है, लिखकर कर सकता है, साइन के द्वारा, विजिबली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, या फिर कोई भी फाइनेंशियल मीन्स का यूज करने के द्वारा, ठीक है। और जानबूझ करके कर रहा है और इंटेंशनली कर रहा है, योजनाबद्ध तरीके से कर रहा है, पर्पजली कर रहा है। क्या कर रहा है, यहां पर अलगाव पैदा कर रहा है ना, यानी एक्साइट कर रहा है, सशस्त्र विद्रोह कर रहा है, यानी यहां पर सेसेशन बोलते हैं उसको, यानी एक तरह से क्या करना होता है, वहां पर हथियारों के बल पर जो जनता है उसमें आतंक पैदा कर देना होता है एक तरह से, है ना, या विध्वंसक क्रियाकलाप है जो आर्म्ड रिबेलियन जिसको बोलते हैं, या सशस्त्र विद्रोह तो आपका हो गया, है ना, आर्म्ड रिबेलियन, या सबवर्सिव एक्टिविटीज, विध्वंसक क्रियाकलाप बोलते हैं सबवर्सिव एक्टिविटीज को। इनको प्रदीप्त करता है, एक्साइट करता है इस चीज को, ठीक है ना। तो अलगाव करता है यानी सेसेशन करता है, सशस्त्र विद्रोह करता है यानी आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा बंदूक वगैरह लेकर के और जनता में गोली वगैरह चला देना इससे, ठीक है। और जैसे आपने श्रीलंका में माहौल देखा होगा, बांग्लादेश में माहौल देखा होगा, राष्ट्रपति भवन तक चढ़ गए, ठीक है, वो चीजें। और एक तरह से यहाँ पर भी नई दिल्ली में भी इस तरह के जो केस हैं वो हुए थे, जब प्रोटेस्ट हुआ था लाल किले पर चढ़ गए, तो वो सशस्त्र विद्रोह होता है कि हथियारों के साथ में इस तरह की एक्टिविटीज करना, विध्वंसक एक्टिविटीज करना, गाड़ी वगैरह जला देना या विस्फोटक पदार्थ से जो है विस्फोट करना, है ना,
या फिर जो ऐसी सबवर्सिव एक्टिविटीज होती हैं उस तरह की भावनाओं को जो है बढ़ा देना लोगों के बीच में, या फिर भारत की सॉवरेनिटी को, एक यूनिटी को और इंटीग्रिटी को खतरे में डाल देते हैं, या फिर ऐसे कार्यों में क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं या उसे करते हैं, तो वहां पर पनिशमेंट आपको कितना मिलेगा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ जुर्माना। ठीक है, तो ये आपका 152 यहां पर कंप्लीट होता है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जो आपकी 124A सेक्शन थी, 124A जो सेक्शन थी उसमें 3 एक्सप्लेनेशन थे, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 और 3, इन दोनों को मर्ज कर करके ये आपका स्पष्टीकरण इसमें दिया हुआ है एक, और उसका जो एक्सप्लेनेशन था स्पष्टीकरण, उसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इसको डिलीट कर दिया गया, यानी इसमें नहीं रखा गया है। ठीक है, 2 और 3 को उसमें मर्ज कर दिया गया है। आप अपनी अगर जो पुरानी बिहेवियर एक्ट आईपीसी की है उससे आप कोरिलेट करके देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला एक्सप्लेनेशन है वो हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपकी सबवर्सिव एक्टिविटीज हैं या क्रियाकलाप वगैरह हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन अपराध नहीं होगा, राजद्रोह का, या इसको कहें कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाला अपराध कौन सा नहीं होगा। तो आप कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज करते हो जो किसी को एक्साइट किए बिना ही या एक्साइट करने के अटेम्प्ट के बिना ही लॉफुल मीन्स हैं आपके पास में, लॉफुल मीन्स के द्वारा उनको परिवर्तित करने की दृष्टि से, है ना, देयर अल्टरेशन बाय लॉफुल मीन्स, सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति आप अननुमोदन प्रकट करना, है ना, यानी आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिसएप्रोबेशन, अपनी मतलब जो इच्छा है वो जाहिर नहीं कर रहे हो, उसके प्रति आप विरोधी आप पक्ष रख रहे हो उसके प्रति, है ना, अपोज कर रहे हो उस चीज को, जो सरकार की योजनाएं वगैरह हो गई या कोई भी इस तरह की, तो उसको अननुमोदन, अनएक्सेप्ट कर दे रहे हो उसको, तो उसको अननुमोदन प्रकट करने वाली कोई भी आप टीका टिप्पणी करते हो, है ना, तो वो आपको इस धारा के अधीन आपको दोषी नहीं बनाती हैं, ये इसमें कहा गया है। अब यहां पर आप जो पनिशमेंट है ना, यहां पर भी देखेंगे कि पहले जो 124A था सेक्शन, उसमें जो पनिशमेंट था यहां पर वो 3 वर्ष तक था। ठीक है, और यहां पर कितना हो गया है, 7 वर्ष तक, तो यहां पर ये भी चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो 124A सेक्शन है उसके रिगार्डिंग जो जजमेंट थे ना, कुछ इसमें जजमेंट थे, एक निहारेंदु दत्त वर्सेस एम्परर का केस था 124A से रिलेटेड, जिसमें निहारेंदु दत्त जो कि पॉलिटिक्स एक्टिविस्ट थे, यानी राजनीतिक कार्यकर्ता थे, और इन पर आरोप था कि इन्होंने अपने भाषण के द्वारा सरकार के प्रति जो असंतोष जाहिर किया है उससे जनता को भड़काया गया है। तो कोर्ट ने यही कहा था कि कोई भी सरकार के प्रति अगर तीखी आलोचना करता है या असंतोष व्यक्त करता है वो सेडिशन का अपराध नहीं बनता है, राजद्रोह नहीं होता है। ठीक है, यानी जो 124A सेक्शन है ये तभी लागू होगी जब कानून का जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसका उद्देश्य या उसका प्रभाव जनता को, यानी जो पब्लिक है उसको हिंसा, विद्रोह या लोक जो शांति होती है या लोक व्यवस्था होती है, पब्लिक ऑर्डर होता है, उसके लिए उकसाना, यानी उस व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए लोगों को उकसाना। ठीक है, तो यहां पर ये बात कही गई थी, और यही बात चूंकि ये 1942 का है, फेडरल कोर्ट का जजमेंट था, और इसी जजमेंट को
कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ वर्सेस बिहार राज्य 1962 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। ठीक है, वहां पर यही बात कही गई थी। और उसके बाद में जो इससे रिलेटेड जो जजमेंट है वो एक और जजमेंट है, एक दो जजमेंट और है, बलवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें भी यही बोला था कि कोई जो क्रिटिसाइज करता है सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार को, तो आलोचना का हर एक जो प्रेजेंटेशन है, प्रकटीकरण है, वो राजद्रोह नहीं होता है। और जो कोई व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देता है सरकार के अगेंस्ट में, उसको राजद्रोह बताने से पहले उसके पीछे के वास्तविक आशय पर जो है ध्यान देना चाहिए, उसके इंटेंशन पर ध्यान देना चाहिए। ये बात इसमें बलवंत सिंह वाले केस में बोली गई थी। फिर उसके बाद में आया नेक्स्ट एस.जी. बोम्बट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट। यहीं पर इस जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने 124A के अधीन, चूंकि इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 124A के एक्सरसाइज पर क्या कर दिया, रोक लगा दी। ठीक है, यानी कोई भी एफआईआर दर्ज करने से संबंधित कि जब तक कोर्ट या सरकार इस पर कानून नहीं बनाती है तो इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं की जाएंगी। तो फाइनली फिर यही हुआ कि अब नए कानून आ गए, तो नए कानून से उस धारा को चेंज करके और एक नए रूप में यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, उसके बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे 153 सेक्शन। 153 सेक्शन यहाँ पर 125 जो सेक्शन है आईपीसी की, उससे कोरिलेट करती है कि भारत सरकार जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उससे शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य, यहाँ पर चेंज हुआ है वर्ड, पहले यहाँ पर क्या वर्ड था, एशियाई शक्ति। एशियाई शक्ति के स्थान पर यहाँ पर क्या रखा गया है, विदेशी राज्य। ठीक है, तो भारत सरकार से कोई शांति का संबंध रख रहा है विदेशी राज्य, उसके विरुद्ध क्या करना है, कोई व्यक्ति युद्ध करता है या युद्ध करने का अटेम्प्ट करता है या अबेटमेंट करता है, वही जो 147 में था कि युद्ध करना, युद्ध करने का अटेम्प्ट करना या अबेटमेंट करना। तो यहाँ पर 147 के साथ आप इसको कोरिलेट करेंगे तो यहाँ वहां था भारत सरकार के विरुद्ध, और यहाँ भारत सरकार के साथ में जो कोई शांति का संबंध रखता है विदेशी राज्य है ना, फॉरेन स्टेट है, तो उसके विरुद्ध युद्ध, प्रयत्न या दुष्प्रेरण तीनों ही करता है, तो वहां पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलता है। ठीक है, और 7 वर्ष तक की, मतलब या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 वर्ष तक की सजा और या फिर जुर्माना। ठीक है, उसके बाद में इसी ये सेक्शन एक दूसरे से कोरिलेट है, 153, 154, 155 तीनों सेक्शन आप देखेंगे तो एक दूसरे से कोरिलेट है। यहाँ भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले जो विदेशी राज्य है, उसके क्षेत्र में जाकर के वहां पर क्या करना है, लूटपाट करना होता है, या लूट रॉबरी करना, मतलब लूट करना, लूट करने की तैयारी करना, दोनों ही इसमें आते हैं। और पनिशमेंट मिलेगा 7 वर्ष तक। ठीक है, और जुर्माना। ठीक, और साथ ही साथ उससे संपत्ति जो रहेगी, लूटपाट के दौरान जो संपत्ति उसने ली है, उस संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है ना, सीज कर लिया जाएगा। तो ये सेक्शन आपकी 126 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 155 जो सेक्शन है वो 154 का एक्सटेंशन है, दोनों ही सेक्शन का। यहाँ पे देखिए 153, 154 में वर्णित युद्ध करते हो दूसरे राज्य में, विदेशी राज्य में, फॉरेन स्टेट में, या लूटपाट करते हो, तो उस युद्ध में या लूटपाट में जो संपत्ति है उसको आप क्या करते हो, प्राप्त करते हो, रिसीव करते हो। ठीक है, तो ये 127 से कोरिलेट है। तो आप जानते हुए उस प्रॉपर्टी को लेते हो जो 153, 154 में युद्ध या लूटपाट में ली जाती है। तो यहाँ पर पनिशमेंट आपको मिलता है 7 वर्ष तक का, और साथ ही साथ जुर्माने का भी, और संपत्ति को भी क्या कर लिया जाएगा, फॉरफीट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में यहां से जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 157, ठीक है। ये आपका 156 हो गया। 156 नहीं, ये अलग सेक्शन है। 156 आपकी 128 से कोरिलेट करती है। यानी कोई लोक सेवक है, यानी पब्लिक सर्वेंट है, और उसको आप वॉलंटरी यानी इच्छा से वॉलंटरी उसको राज कैदी या युद्ध कैदी। तो पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, किसी प्रिजनर को, जो प्रिजनर ऑफ स्टेट बोलते हैं उसको राज कैदी को, और युद्ध कैदी को बोलते हैं वार टू एस्केप, जो युद्ध के दौरान बंद कर लिया गया है या जिसको स्टेट ने बंद करने का ऑर्डर दिया है पब्लिक सर्वेंट को। तो वो पब्लिक सर्वेंट के लिए हम पनिशमेंट है कि वो उसको अगर वहां से भागने में मदद करता है या भागने देता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको जो पनिशमेंट मिलेगा पब्लिक सर्वेंट को, वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या फिर 10 वर्ष तक का उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, और साथ ही साथ जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो 156 हो गया। 157 आपका है 129 से कोरिलेट करता है आपका। जहां यहाँ पे नेग्लिजेंस है, वहां पर क्या कर रहा था वो, वहां पर वो खुद ही वॉलंटरी उसको भागने दे रहा था। यहाँ उसकी नेग्लिजेंसी के कारण पब्लिक सर्वेंट का ऐसे कैदी, कैदी कौन सा, जो प्रिजनर ऑफ स्टेट है और जो प्रिजनर ऑफ वार है, तो पब्लिक सर्वेंट उसको कस्टडी में से क्या कर दे रहा, अपनी नेग्लिजेंसी के कारण, लापरवाही के कारण उसको लापरवाही मतलब वो उसने की है, जिसके कारण क्या हुआ, कैदी वहां से भाग गया। तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। और कितना मिलेगा, 3 वर्ष तक का, और साथ ही साथ यहाँ पर जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 130 से जो कोरिलेट है आपकी 158 सेक्शन, यानी ऐसे कैदी के निकल भागने में मदद करना, उसे छुड़ाना या उसको संश्रय देना, ठीक है ना। यानी उसको हार्बरिंग करना, उसकी एस्केप करना, रेस्क्यू करना, जानते हुए कि वो क्या है, राज कैदी है या युद्ध कैदी है, तो उसको निकल भागने में मदद करता है, उसकी सहायता करता है, उस कैदी को छुड़ाता है, छुड़ाने का प्रयत्न करता है, ठीक है ना। या फिर जो भाग गया है उसको क्या करता है, उसको हार्बर करता है, उसको जगह देता है अपने घर में छिपने के लिए, ठीक है ना। तो वहां पर जो पनिशमेंट है वो है आपका लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक का पनिशमेंट उसको मिलेगा, और साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये आपकी सेक्शन जो है 158 तक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। यहां से जो आपको सेक्शन याद रखनी है, जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है, वो कौन कौन सी सेक्शन है। एक तो 147, 148, ठीक है, ये दोनों याद रखनी है। फिर उसके बाद में 151, 152, ये 4 सेक्शन यहां से याद रखनी है। फिर उसके बाद में यहां से 152 हो गया, तो 52 से लेकर के 155 यहां तक आपको ये सेक्शन ये याद रखनी है, ठीक है। ये यहां तक इतनी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 152 से 155 यानी 4 सेक्शन ये हैं, एक ये 5, 6 और 7, ये इतनी 7 सेक्शन आपको याद रखनी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर नंबर 8 है, जो आपका बात करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और ये जो सेक्शन है इसमें 159 से लेकर के 168 तक है, और आईपीसी में ये चैप्टर नंबर 7 था, जहां 131 से लेकर के 140 सेक्शन तक थी, ठीक है। तो यहां से भी ज्यादा सेक्शन आपको याद नहीं रखनी है, इसमें तो और कम सेक्शन है जो याद रखनी है, ठीक है। तो यहां से जो सेक्शन आपको याद रखनी है उनमें कौन कौन सी सेक्शन है, देखो एक बार तो जो कोई अगर चेंजेस है
तो वो चेंजेस तो जरूर आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे 131 सेक्शन है 159 से कोरिलेट करती है, ठीक है। यानी यहां पर क्या किया जा रहा है, म्यूटनी यानी जो विद्रोह होता है उसका एबेटमेंट किया जा रहा है, या फिर कोई भी सैनिक है आर्मी नेवी और एयरफोर्स का, उसको जो अपना वो कार्य कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उस ड्यूटी से उसको विचलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, यानी उसको सिड्यूस किया जा रहा है। सिड्यूस करने का क्या किया जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, कि वो ड्यूटी ना कर पाए, या फिर विद्रोह का दुष्प्रेरण किया जा रहा है, यानी एबेट किया जा रहा है ताकि विद्रोह हो पाए, यानी एक तरह से लोगों को भड़काना कि ताकि विद्रोह किया जाए, ठीक है। कि ये जो आर्मी का या नेवी का या एयरफोर्स का सैनिक है ये क्या करे, विद्रोह करे, ठीक है ना, इनके द्वारा। तो यहां पर इनके द्वारा जो ऑफेंस होते हैं या फिर इनके विरुद्ध होते हैं, ठीक है ना, वो इस तरह के ऑफेंस इसमें दिए गए हैं। तो यहां पर ये कोई भी सैनिक विद्रोह करे इसके लिए क्या किया जाता है, एबेटमेंट किया जाता है। तो यहां पर इसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 वर्ष तक का पनिशमेंट और साथ ही साथ जुर्माना, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर जो सेक्शन है वो है कि जो विद्रोह का एबेटमेंट आपने किया, ठीक है, और जो एबेटमेंट किया, उकसाया आपने, उससे क्या हो गया, उससे एबेटमेंट हो गया, मतलब विद्रोह हो गया, उससे म्यूटिनी उससे हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर उसके लिए पनिशमेंट है और ये 132 सेक्शन से कोरिलेट करता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है सेक्शन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर मृत्यु दंड का प्रावधान है, डेथ पेनल्टी यहां पर मिलती है, या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी है, ठीक है ना, या 10 वर्ष तक की सजा और साथ ही साथ जुर्माना यहाँ पर लगता है। तो इसमें डेथ पेनल्टी है, इसलिए भी आपको यहाँ पर सेक्शन याद रखनी है 160। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर सैनिक यानी सोल्जर, सेलर या एयरमैन, इनके द्वारा अपने सीनियर ऑफिसर पर जब वे अपनी ड्यूटी कर रहा है उस पर हमले का क्या किया जाता है, एबेटमेंट किया जाता है, असॉल्ट का एबेटमेंट किया जाता है। और ये कौन सी सेक्शन है, 133। तो यहाँ पर जब हमले का दुष्प्रेरण किया जा रहा है यानी एबेटमेंट ऑफ असॉल्ट किया जा रहा है तो पनिशमेंट कितना है, 3 वर्ष तक और साथ ही साथ जुर्माने का, ठीक है, इतना याद रखना है आपको यहाँ पर। फिर उसके बाद में 162 आता है, ये भी आपको सेक्शन याद रखना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 सेक्शन यहाँ पर हो गए, यानी ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यानी एबेटमेंट ऑफ सच असॉल्ट, यदि हमला किया जाए, ठीक है ना, वहां पर था विद्रोह का दुष्प्रेरण और परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, और यहां पर हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर जो पनिशमेंट है वो 7 वर्ष तक का है और साथ ही साथ जुर्माना यानी फाइन भी लगेगा। बस इतना याद रखना है आपको यहाँ पर। फिर 163 जो कि 135 से कोरिलेट करती है सेक्शन से, यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सोल्जर, सेलर या एयरमैन, इनके द्वारा डिजर्शन यानी त्यागना, मतलब छोड़ के चले जाना नौकरी को, उसका क्या किया जाता है, एबेटमेंट किया जाता है, दुष्प्रेरण किया जाता है। तो यहाँ पर पनिशमेंट कितना मिलेगा, 2 साल तक का, या फिर फाइन या फिर दोनों, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है जो छोड़ के गया है सैनिक, वहां से भाग गया, तो उसको क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, संश्रय दे रहा है, जगह दे रहा है। ये 136 सेक्शन है आपका, ठीक है, और ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आपका 132, 134 और 136 ये 3 सेक्शन आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी आपको अगर उसके हिसाब से देखोगे तो 160 सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 162 सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, और फिर आपका 164 सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सेक्शन याद रखने हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो डेजर्टर होता है उसको अगर कोई जगह देता है, अपने यहाँ पे आश्रय देता है, ठीक है,
तो यहाँ पर उसको 2 वर्ष तक का पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से यहाँ पर पनिश किया जाता है। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है ना वो ये है कि यहाँ पर पति पत्नी जो होते हैं उनको यहाँ पर पनिश नहीं किया जाता है, वो इसके एक्सेप्शन है कि अगर पति भाग आया है तो पत्नी अगर अपने घर में जगह दे रही है या पत्नी भाग आई है और पति जगह दे रहा है तो वो यहाँ पर एक्सेप्शन में आते हैं और उनको यहाँ पर दंडित नहीं किया जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर 165 सेक्शन जो कि आपका 137 से कोरिलेट करता है। यहाँ पर जो मास्टर होते हैं जहाज पर होते हैं वो, ठीक है ना, जहाज को इधर उधर से जो ले जाना, पूरा डायरी रखना, एक तो कप्तान होते हैं, एक मास्टर होते हैं। और मास्टर जो होता है उसकी नेग्लिजेंसी से कोई आपका कॉमर्शियल यानी मर्चेंट वीजल है आपका, जिस पर सामान माल जाता है और उस पर किसी डेजर्टर को क्या करता है, छिपाता है, तो मास्टर की उपेक्षा से, मास्टर की नेग्लिजेंसी से उस जहाज पर जो आपका जो है मर्चेंट वीजल है उस पर डेजर्टर को डेजर्टर मतलब छिप जाता है, ठीक है ना, इसकी उपेक्षा से, नेग्लिजेंसी से, तो यहाँ पर इसको दंडित किया जाएगा। और यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो है 3,000 रुपए से अधिक नहीं होगा, यानी 3,000 रुपए तक का यहाँ पर पनिशमेंट है। यहाँ पर भी चेंज है, पहले आईपीसी में 500 रुपए था, अब यहाँ पर 3,000 रुपए कर दिया है ये। ठीक है, तो इसमें इतना पनिशमेंट है, इंपोर्टेंट नहीं है। वही 3 सेक्शन जो आपको बताए थे 160, 162, 164, ये सेक्शन आपको याद रखनी है। और फिर आपका 166 यानी 138 जो सेक्शन है उससे कोरिलेट करता है ये, यानी जो आपका सेलर है, सोल्जर है या एयरमैन है उनके द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है ना, यानी इनसबऑर्डिनेशन का कार्य किया जाता है। इनसबऑर्डिनेशन का कार्य क्या होता है, यानी एक तरह से जो ये सैनिक रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो सीनियर रहता है उसके खिलाफ कोई ना कोई इस तरह की हरकत कर देते हैं, ठीक है ना, जो उस ड्यूटी के यानी उनके जो कंडक्ट होता है उसके अंतर्गत में नहीं आती है, ठीक है, अपने सीनियर के साथ में। ठीक है, और उससे क्या है कि फिर उनके पद में भी जो है रिडक्शन इन रैंक जो है उनको कर दिया जाता है, इसके लिए जो डिपार्टमेंटली होता है। ठीक है, और वैसे यहाँ पर जो पनिशमेंट रहेगा बीएनएस में वो 2 साल तक का पनिशमेंट रहेगा, या जुर्माने से या दोनों से। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर जो पनिशमेंट है ना वो भी चेंज हो गया है। यहाँ 6 माह तक का पनिशमेंट था आईपीसी में, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, 2 वर्ष तक का। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कुछ एक्ट हैं यहाँ पर, सर्टेन एक्ट्स, उनके अधीन व्यक्ति कौन कौन आते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर एयरफोर्स एक्ट है, आर्मी एक्ट है या नेवी एक्ट है, इसके अधीन जो व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति है इनके अधीन, वो इस चैप्टर में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनके जो है ना अपने पर्सनल जो है वो चलते हैं, पर्सनल एक्ट हैं इनके अपने, जैसे एयरफोर्स एक्ट हो गया, नेवी एक्ट हो गया, आर्मी एक्ट हो गया, तो इनके अधीन कोई व्यक्ति आता है वो इस चैप्टर में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा, यानी उनको पनिशमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। इनको छोड़ करके बाकी जो आएंगे ना एक्ट, उनके अधीन वो पनिशमेंट उनको मिलेगा। ठीक, और ये आपकी 139 सेक्शन से कोरिलेट करता है आईपीसी से। और लास्ट जो सेक्शन है यहाँ पर 168 सेक्शन, जो कि 140 सेक्शन से कोरिलेट करती है। यहां पर क्या है कि ये जो आर्मी होते हैं इनकी जो ड्रेस होती है उस ड्रेस पे या उनके जो बिल्ला वगैरह, उसके जो यहाँ पर जो नाम प्लेट होती है वो, उनके टोकन, इनको अगर कोई पहनता है, ठीक है, जबकि वो पहनने का हकदार नहीं होता है इन चीजों को, वर्दी को या टोकन को, नेम प्लेट को, इन सब को, फिर भी वो पहनता है ताकि वो उनके जैसा लगे, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट मिलेगा 140 सेक्शन में
वो 3 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर जुर्माना लगेगा जो 2,000 रुपए तक का लग सकता है, या फिर दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। और यहाँ पर भी 2,000 रुपए जो है वो 500 रुपए की जगह पर हुए हैं। आईपीसी में 500 रुपए पनिशमेंट था, यहाँ पर वो 2,000 रुपए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस तरह से आपके जल्दी जल्दी से ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।